पहला है 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार और पंजाब। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कहाँ पर नहीं मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को। इसको मैं पढ़ देता हूँ कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 से प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत मद्रास और 65% मत मिला था, बिहार और मध्य प्रांत एवं बरार और संयुक्त प्रांत, इन सब में पूर्ण बहुमत मिला, उड़ीसा में, है ना। और उसके बाद से कांग्रेस बम्बई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रह गई थी। कहाँ पर? बंगाल, पंजाब और सिंध में सबसे बड़ा दल नहीं बन पाई थी कांग्रेस। और अगला है कि जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांत मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई और उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित कर दी। ये 6 प्रांत के नाम आप लोग याद रखना, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई और उड़ीसा में अपनी सरकार गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोग के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित की थी। अगला है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला है 1935 का अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बंगाल में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 प्रांतों में उसने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। 5 प्रांतों में सरकार बनाई थी, 6 प्रांतों में, वैसे 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए। सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। प्रांतों विचार कीजिए, उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था। ये पूछ रहा है। मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 और 4। 3 और 4 में कौन कौन से थे? बंगाल और पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला? फिर से पूछा है उसी क्वेश्चन को। इसका आंसर हो जाएगा, इसको पढ़ देता हूं मैं। 1937 के निर्वाचन कांग्रेस को बम्बई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बम्बई और असम। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल में नहीं सरकार बना पाई थी। 1937 में 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे, है ना, लेकिन 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोग के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए थे। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पढ़ देता हूं मैं। 1937 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में मद्रास, बिहार और इन सब में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। और कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल से वंचित रह गई। जुलाई 1937 तक 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। तो यहाँ पर क्या पूछा है? तो 6 प्रांत हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न से किस एक प्रदेश में 1935 का अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंजाब में नहीं गठन हुआ था। 10वां 1935 का अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल क्या था? कार्यकाल पूछा है, कितने माह तक रही? क्योंकि आपको याद है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो हमसे बिना पूछे हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था, तो उस समय कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 28 माह तक मात्र चला था। 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि हमसे बिना पूछे ही, बिना स्वीकृति के हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था। और जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को 1939 के दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था कि कांग्रेस से हमें मुक्ति मिल गई है ना। 1937 में प्रांतों मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 महीने मात्र चला था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 1939 के दिसंबर महीने में मनाया था, 22 दिसंबर को। देखो 22 अक्टूबर को कांग्रेस ने इस्तीफा दिया है, 22 अक्टूबर को, और 22 दिसंबर को उसने मुक्ति दिवस मनाया। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? किस कार्यकारिणी कमेटी में? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937 में भू स्वामित्व को खत्म करने का निर्णय लिया था कांग्रेस ने। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में
भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकार द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकार के चंगल से बचाने और सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए थे। 14/1/1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रफ़ी अहमद किदवई जी को सौंपा गया था। 1937 में संपन्न प्रांत विधानसभा चुनाव में यूपी संयुक्त प्रांत 228 में से 134 पर कांग्रेस सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। देखो उस समय क्या होता था ना, भारत के अलग अलग राज्य जो थे, वो तो बिहार, बंगाल, इन सब में मुख्यमंत्री पद नहीं कहा जाता था, उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, क्योंकि अंग्रेज मानते थे सब अलग हो जाएंगे टूट के एक दिन। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री पहली बार कौन बने? गोविंद बल्लभ पंत। और कानून और न्याय मंत्री बने थे कैलाश नाथ काटजू, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। 15 नंबर है कि केंद्र शासित प्रदेश कांग्रेस शासित प्रदेश में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। नीचे दिए कूट से सपोर्ट से सही कालक्रम का चयन करना है आपको, इसको सीक्वेंस में लगाना था। 1 2 3 हो जाएगा। अब इसको मैं पढ़ देता हूँ। पीरपुर रिपोर्ट आई थी 1938 में, शरीफ रिपोर्ट आई थी 1939 में, फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल 1939 में आई थी रिपोर्ट। तो 38 मार्च और 38 है, दूसरा है मार्च 39 और तीसरा है दिसंबर 39 में मुस्लिमों से संबंधित ये रिपोर्ट बनाया गया था कांग्रेस के काल में। अगला है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939, सबको पता होगा ये, सुभाष चंद्र बोस वाला। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का हरिपुरा, गुजरात में है हरिपुरा, अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। और पट्टाभी सीतारमैया किन की तरफ से कैंडिडेट बनकर खड़े हुए थे? तो गांधी जी की तरफ से खड़े हुए थे, और गांधी जी के समर्थन के बावजूद भी ये चुनाव हार गए थे। सुभाष बोस जीत गए थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 से सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है ये पूछा है। तो देखो 1939 में जब इनको पट्टाभी सीतारमैया को हराकर ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन विरोध के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि गांधी जी के सदस्य थे, गांधी जी का कैंडिडेट थे, पट्टाभी सीतारमैया थे। त्रिपुरी कहाँ है ये पूछा है आपसे। त्रिपुरी संकट जो हुआ था ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश। ओके, और 1337 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए थे सुभाष बोस। तो त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी कांग्रेस में, त्रिपुरी अधिवेशन में 1939। अगला क्वेश्चन है कि और जब पट्टाभी सीतारमैया भी नहीं बने और सुभाष बोस ने इस्तीफा दे दिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, है ना। सुभाष गांधी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो 1939 हो जाएगा। 38 में कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में। 1939 जबलपुर त्रिपुरी में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया, पी सीतारमैया। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिपुरी कांग्रेस में हराया था, त्रिपुरी में हराया था 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? ये पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी जो थे, दक्षिणपंथी गुट में कौन आते थे? गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेता आते थे। तो पूछा है कि किस प्रश्न पर इंगित हो गया था इनका झगड़ा? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति, केंद्र सरकार के प्रति रुख, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो किस मुद्दे पर विवाद रहा था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर विवाद रहा था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी
कार्य समिति बनाए, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचार के लोग हो, परंतु वे अपने कार्य समिति घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करें। वामपंथी पर गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध में को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका आंसर सी होगा। देसी रियासतों पर अब हम आ गए हैं। आपको पता होगा देसी रियासतों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है और सारे पूछे हुए क्वेश्चन ये 1927 से बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी बहुत बार पूछा है। तो ये भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारने के लिए बनाया गया था उसको, बटलर कमेटी को 1927 को। इसको याद रखना क्योंकि ये पूछ सकता है सीक्वेंसिंग में भी। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है और इसमें कुछ पढ़ने को है नहीं। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? तो 1927 में ही किया गया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, मैं इसको पढ़ देता हूँ। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राम मेहता, मनीलाल कोठारी, जीआर अभयंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, तो बीपीएससी का 1995 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन 1939 से भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रहे थे? अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे 1939 में। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 से भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला है कि भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? सबसे ज़्यादा किस सन में हुआ रजवाड़ों का विलय? तो सबको पता है 1947 में सरदार पटेल जी ने किया था, 1947 में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वो कौन थे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सरदार पटेल। अन्य रजवाड़ों के भारत विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो आपको पता है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन तीनों का विवाद हुआ था। अगला है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? ये बीवीआई क्वेश्चन हो गया है क्योंकि अब 370 हटाने के बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। 26 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1948, 26 अक्टूबर 1947, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7 का आंसर दिया है सी, यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग बना था। 26 अक्टूबर 1947, इसको याद रखना आप लोग। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं और इसकी कहानी तो सबको पता ही है। शेख अब्दुल्ला को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया गया था। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना शुरू कर दिया था। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए योजना सामने रखी थी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? किसने रखी थी ये? तो इसका हो जाएगा पंजाब। पंजाब ने रखी थी। IAS 2000 का क्वेश्चन है ये। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की। केतनु सरदार पटेल के प्रयासों से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया, है ना। और फिर पंजाब से हिमाचल को अलग किया गया। फिर बाद में हिंदी भाषी राज्य हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया और फिर पंजाब सिख बहुल और पंजाबी भाषा राज्य बन के रहा। 9वां है निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते पर पक्षधर था? स्टैंड स्टील का। तो कौन थे इसमें? हैदराबाद था, लेकिन बाद में उसको सैन्य उसके द्वारा शामिल कर लिया गया था ऑपरेशन के द्वारा। ऑपरेशन पोलो है शायद उसका नाम, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? बहुत बार पूछा है ये, यूपीएससी बीपीएससी हर जगह पूछता है ये। यूपीपीसीएस में पूछा है। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता, उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण स्वतंत्रता मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करेंगे हम। ये कांग्रेस का पक्ष था। कथन कारण दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों ही असत्य हैं। कोई सहयोग प्रदान नहीं किया, ना ही उनको कोई आशा थी। इसीलिए तो बार बार बहुत सारे कमीशन आ रहे थे, है ना। अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन, ये सब जो पढ़ते हैं इसीलिए आए थे।
कथन कारण दिया कि 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। इसका कारण क्या था कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सही है। मैंने पहले ही बताया कि हमसे बिना पूछे ही हमें युद्ध में शामिल कर दिया गया था। लॉर्ड निलिथिगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया कि भारत भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया है। कब शुरू हुआ था? 3 सितंबर 1939 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दिया था? तो इसका क्या आंसर होगा? कांग्रेस के अन्य 4 प्रांतों मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय बिल्कुल नहीं। उन प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिकता थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई सा भी सही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ ये पूछा है आपसे। तो 1945 में, जब जापान पर 2 आइटम बम गिराए गए उसके बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका कार्यकाल क्या है? 1940 से 45 तक रहा था विंस्टन चर्चिल का। पाकिस्तान की मांग से संबंधित अब क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। पाकिस्तान की मांग से संबंधित पहला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, सर लगे हुए इन सब के नाम में, M.A. जिन्ना, चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। इसका क्या आंसर हो जाएगा? चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था रहमत अली। अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था उसने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था सबसे पहले? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, लियाकत अली खान ने। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सर मोहम्मद इकबाल ने। कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर, ये खुद कन्वर्टेड मुस्लिम थे, सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी यह इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिम भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है ना। तो इन्होंने ही सबसे पहली बार विचार दिया था, इकबाल ने। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद इकबाल हो जाएगा इसका आंसर। वैसे 2 नेशन थ्योरी का जन्मदाता कई सारे जगह पर सर सैयद अहमद खान को भी माना जाता है। 1930 में मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम मांग की थी। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, इसको भी याद रखना, 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको भी किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें क्या दिया है पढ़ देता हूं मैं कि 20 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो 22 से 24 मार्च मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसी बार पहली बार बोला गया था कि अलग राष्ट्र के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, और फिर अलग राष्ट्र बन भी गया इनका। निम्नलिखित में किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मैंने कल भी बताया था, सरोजिनी नायडू कभी कभी भावुक हो जाती थी। उन्होंने इरविन को साधु कह दिया था और मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, सरोजिनी नायडू। ये उन दिनों की बात है जब जिन्ना बाल गंगाधर तिलक के वकील हुआ करते थे और उसमें सेकुलर राजनीति के ये चेहरा थे भारत में। 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। इसके बाद मेजर ऑक्सबर्डी गोर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्द दूर कर देना चाहते हैं? जिसके उत्तर में जिन्ना ने कहा कि हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा, है ना। इनके जवाब सुनते रहो। इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग ने एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना के महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने उनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? ये किसने बोला था? बेहतरीन लाइन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा, कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं।
देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1940 का लाहौर के वार्षिक अधिवेशन। अगला स्टेटमेंट है कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। वे सदैव डायरी रखते थे। किस तरह का क्वेश्चन है? डी आंसर इसका गलत है ना? गलत ही तो पूछा है ना, इसको पढ़ देता हूँ। हाँ, सही नहीं है, इसके बारे में ये गलत पूछा है। ये यूपी ही ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अजीब क्वेश्चन है ना। जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 23 मार्च 1940 को बता ही दिया, बाकी सारा तो। और पाकिस्तान के प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक कृषक प्रजा पार्टी वाले, बंगाल वाले, खलीकुज्जमा का काफ़ी हाथ था। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे तथा उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ पर हुई थी? अभी कुछ देर पहले ही मैंने पढ़ा, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में पहली बार अलग देश की मांग स्पष्ट हुई थी। 1940 में उन्होंने बोला था कि अब तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और स्रोत दिया है इसने आर.सी. मजुमदार के हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? मोहम्मद अली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद जिन्ना, रहमत अली, खफी खान। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। बीपीएससी 2017 क्वेश्चन है, रहमत अली ने लिखा था नाउ और नेवर। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऊपर वाले का मैं जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ, पढ़ देता हूँ। मुस्लिमों के लिए पृथक देश होमलैंड के प्रथम बार एक निश्चय अभिव्यक्ति 1930 के मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन में की, इकबाल के अध्यक्ष भाषण में। ये तो सबको पता है, अभी पढ़ दिया था मैंने। इसका स्रोत ये था। और जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था, है ना। तो रहमत अली वहाँ जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का था छात्र, उसी ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का भी ईजाद किया था। ब्रिटिश भारत के 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नाम के अंग्रेजी प्रथम अक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयाँ थी पंजाब, पी फॉर पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, है ना, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। तो ये सारे के नाम मिलाकर पाकिस्तान शब्द इन्होंने गढ़ा था। जबकि 22 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो ये इसको पढ़ दिया मैंने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था कब? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऊपर वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। 1940 वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव रखा था खलीकुज्जमा ने। ओके, खलीकुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीकुज्जमा की विशेष भूमिका थी। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिकंदर हयात खां। इनमें से सिकंदर हयात खान हो जाएगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, तो लाहौर का अधिवेशन 1940 और क्या था? मार्च 1940 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में रखा? लाहौर अधिवेशन। वह कौन सी तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, पता होना चाहिए। 23 मार्च 1943 को, 1943 में मनाया था पाकिस्तान दिवस, 23 मार्च को। अधिवेशन 1940 हुआ था और ये तो पता ही है। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई और इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया, है ना। तो पता चल गया 23 मार्च 1940 को। 1940 में पहली बार जब वो प्रस्ताव पारित हुआ था, 1943 में उसी की स्मृति में 3 साल बाद इन्होंने पहली बार पाकिस्तान दिवस मनाया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। 18 और अगला चलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आगे। इससे संबंधित क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन तक आज हम जाएंगे। भारतीय महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही किसको चुना गया था? तो कौन हो जाएगा? विनोबा भावे। और दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके, 17 अक्टूबर 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। अगला क्वेश्चन बीपीएससी का है, 65वीं बीपीएससी 2019 का, कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? ये पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, विनोबा भावे जी। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर ए, विनोबा भावे हो जाएगा तीसरे का।
चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे का प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पांचवा है कि सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? बेहतरीन क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। देखो, सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की? तो विनोबा भावे जी ने किया था। सर्वोदय शब्द का सबसे पहली बार यूज किसने किया था? तो M.K. गांधी जी ने किया था। ओके, और सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सबका उदय। क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो 1942 ईस्वी में आया। सबसे पहले का बी हो जाएगा, इसको पढ़ देता हूँ मैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन से देश? अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए 1942 में भारत आया था। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स लाए थे, सम्मिलित थे, उसमें क्या सब सम्मिलित था? कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, कि सब प्रांत और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। तीसरा है कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। चौथा है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो क्रिप्स प्रस्ताव में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सारे चारों के चारों ही शामिल थे। इस चारों को याद रखना, पूछता है कई बार, और यही थे ये चारों जो अभी दिया हुआ है। और इसमें एक और क्या था मैं बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ इसको। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा, इसको इसी के आधार पर नहीं माना गया था। इसको भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजबारे के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे, वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा, है ना। और अलग से संविधान बनाने की भी उनको दी गई कि प्रांत अगर चाहें तो अलग से संविधान बना सकते हैं। मतलब भारत को तोड़ने की पूर्ण रूप से थी योजना। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों का प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय का ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही होगा, है ना। ये था इसमें प्रस्ताव। अगला है कि 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो इसका आंसर सबसे करेक्ट क्या हो जाएगा? बी आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, इसका क्या होगा? इसका आंसर सी है कि नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये इसका कोई इससे संबंध नहीं था। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स योजना की यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा? भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। डी आंसर हो जाएगा। IAS प्री 2016 क्वेश्चन है। किस दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर, किनकी दृष्टि में किसने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक? ये किसने कहा था? इसको क्या हो जाएगा आंसर? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ओके, और BPSC द्वारा जारी उत्तर में महात्मा गांधी दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। अगला है कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधान सम्मिलित थे। कौन कौन सा चीज़? भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? 7 का बी होना चाहिए। देख लेता हूँ मैं आंसर, और रुक जाओ, 7 का बी ही है। हाँ, 7 का बी है, केवल 2 सही है। 8वां है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था, है ना। तो 1942 के समय तो कौन था उसमें प्रधानमंत्री? विंस्टन चर्चिल ही होगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय तो यही था। निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, BBI टाइप का क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आचार्य JB कृपलानी, C राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 का आंसर दिया है C, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद इसके कांग्रेस के रूप से आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के। 10वां है कि निम्नलिखित में किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड लिनिथगो ने कहा था। लॉर्ड लिनिथगो ने कहा था, और इसका कार्यकाल भारत में 1936 से 1943 तक रहा था वायसराय। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे।
6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा तथा तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा है कि उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जब पहली बार गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। और इससे प्रीवियस वीडियो जरूर जाकर देखना है ना, बहुत सारा है, इससे पहले कि मैं सारा करवा चुका हूँ। जितने भारत विद्रोह हुए हैं, कांग्रेस हुए हैं, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा बी। बीपीएससी के लिए 500 क्वेश्चंस के सेट करवाए हैं मैंने 2 वीडियो में, 10 सेट हैं 500 क्वेश्चन के, उसको भी जाके देख लेना। पहला का आंसर हो जाएगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी उसके अध्यक्ष थे उस समय। 1942 में हुई कांग्रेस समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी ने ही की थी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वर्धा में पारित किया गया था 14 जुलाई 1942। इस डेट को याद रखना। प्रस्ताव कब पारित हुआ है? 14 जुलाई 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, ये पूछा है आपसे। तो 1942 के समय भारत का सेनापति कौन था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में 1943 के बाद भारत का वायसराय भी बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। देखो 8 अगस्त 1942 को भाषण चला बम्बई के ग्वालियर टैंक में, सबको पता है। और उसके बाद 9 अगस्त से क्रांति शुरू हो गई थी। 8 अगस्त को इस सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अगर आपसे ये पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था, तो किसी भी नेता ने नहीं किया था, जनता ने खुद से अपना इसमें नेतृत्व किया था। ओके, हाँ, कांग्रेस के समाजवादी जो थे वो क्या बोलते हैं उसको, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से जरूर इसमें समर्थन कर रहे थे। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 48 और 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पढ़ देता हूँ मैं। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। इसको भी आप लोग याद रखना, पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। 1942 में आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास में था, लेकिन समूचे देश इससे तारीख इसमें अवश्य थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई किस मैदान में पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर टैंक मैदान में। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सी आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बम्बई से शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पर शुरू किया था? बम्बई से। 9वां है कि भारत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1942 हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा आंसर। प्रस्ताव कब पेश हुआ था? तो जुलाई में। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था अगस्त 1942 में। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से भी भारत छोड़ो आंदोलन का जाना जाता है। और गांधी जी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त को ही दिया था। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजसी रियायतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? आईएएस का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 सही है। उन्होंने क्या सब कहा था, मैं पढ़ देता हूँ। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। तो ऊपर में क्या लिखा होता? नौकरी छोड़ने नहीं, नौकरी नहीं छोड़ने, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करें, न कि अंग्रेजी सरकार। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय का दृढ़ रख सकें। अगर आज़ादी तक आप पढ़ाई छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। राजा महाराजा भारतीय राजा जनता के प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें। और राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। इसका आंसर केवल सी होगा। यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे या किससे जुड़ा हुआ है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये सारे स्टेटमेंट याद रखना, डायरेक्ट पूछता है ये। ओके, और संपूर्ण आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ।
नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं तो आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। 8 अगस्त को ही उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या कहा था? या तो हम भारत को आज़ादी दिलाएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, अपना प्राण दे देंगे। करो या मरो का नारा दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। 13 का डी, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। और फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका 15 का भी डी हो जाएगा। गांधी जी करो या मरो का आह्वान का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव पूछा है आपसे। और 2 ऑप्शन दिया है, साइमन कमीशन रिपोर्ट, अवेबल योजना। तो क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था कि तुम हमें अभी भी डोमिनेंट स्टेटस देना चाहते हो। क्रिप्स प्रस्ताव जब असफल हो गया था उसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसके सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी होना चाहिए, सबसे अच्छा आंसर है ना। इसको पढ़ देता हूँ मैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चय अहिंसक नहीं था। सरकारी अकालों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्तों में 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए, क्षतिग्रस्त हुए। और महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था, है ना। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर में विकल्प बी को सही प्रदर्शित किया गया। देखो इसका सबसे सटीक आंसर मैंने पहले ही बोला था, इसका आंसर बी होगा, है ना, कि महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किया था। ये गलत है, किसी ने भी नेतृत्व नहीं किया, स्वतः प्रवर्तित आंदोलन था। अगर सी सही होगा तो बी कैसे सही हो सकता है ना। तो इसलिए इसका आंसर बी होगा करेक्ट। आप बी ही मार के आना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी जी ने। वैसे अगर इसमें ई ऑप्शन रहता तो वो सबसे सटीक होता, किसी ने भी नेतृत्व नहीं किया था। बीपीएससी महात्मा गांधी मांगती है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया, और यह एक अहिंसा का आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो इसका आंसर क्या दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी दोनों को सही माना है। तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था, वो सही है, और यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी सही माना है इसने, है ना, गलत माना, तो गलत ही पूछा है ना। कहाँ गया? ये रहा। तो ये भी गलत है और सी भी गलत है। एक अहिंसक आंदोलन नहीं था, हिंसक आंदोलन था। और ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी क्या था? ये एक अहिंसक आंदोलन था, तो यहाँ भी ये गलत है। लेकिन सबसे इसमें गलत होगा कि बी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? और एक ऊपर वाले में देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर जब भी आयोग मानती है ना, तो बी को ही मानती है कि महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था इसका। निम्नलिखित में किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उपयुक्त सभी। और इस समय डॉक्टर अंबेडकर और मुस्लिम लीग, इन सब में से किसी ने भी समर्थन नहीं किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए.के. आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 1942 में 8 अगस्त को बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार पटेल ने समर्थन किया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश ही किया गया था। ये 1942 से कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावित किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी जी ने। ओके, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। करो या मरो तो महात्मा गांधी जी ने भाषण में अपने कहा था, ये नारा दिया था पहली बार यूसुफ मेहर अली ने। 26 है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद जी। भारत छोड़ो आंदोलन फल था किसका? क्रिप्स प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का, तो ये सही है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और गांधी जी के लेखों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, AICC द्वारा अगस्त 1942 में प्रस्ताव पारित करने का, ऑल इंडिया कांग्रेस द्वारा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी, 1, 2, 4 सही है। गांधी जी द्वारा हिंसक प्रस्ताव कभी पेश ही नहीं किया जा सकता है। तो
पहला, दूसरा और चौथा सही है। मैं दिखा देता हूँ आपको स्टेटमेंट। पहला है क्रिस प्रस्ताव के असफलता का, दूसरा है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, ये भी था सही एक, और तीसरा है कि AICC द्वारा अगस्त में जो प्रस्ताव पारित किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? इसका सी हो जाएगा उषा मेहता ने। 30 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस लिए थी? इन्होंने भूमिगत रूप से रह के गुप्त रूप से रेडियो को संचालित किया था, ए। तो इसमें हमने 103 क्वेश्चन का क्वेश्चन 31 नंबर से कि निम्न से कौन कांग्रेसी रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? कौन था वो? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, राम मनोहर लोहिया जी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये BPSC प्री का क्वेश्चन है 66वीं में जो री एग्जामिनेशन कहीं कहीं पर हुए थे पेपर लीक के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो आज़ाद दस्ता में एक ही आदमी का नाम आता है, जयप्रकाश नारायण जी का। आज़ाद दस्ता का इन्होंने गठन किया था। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामानंद सिंह, बैद्यनाथ झा, कार्तिक प्रसाद सिंह, सूरज नारायण सिंह, ये सभी शामिल थे। 1943 से ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे, ये तो अभी हमने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था कि क्या नाम थे? तो लुई फिशर था, महात्मा गांधी के साथ था। प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर चैनल पे जाओगे तो वहाँ पूरा प्लेलिस्ट है हिस्ट्री के नाम से, है ना। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और घटनाचक्र साइंस, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। BPSC के लिए, UPPCS के लिए प्रीवियस ईयर सिर्फ BPSC या UP का मत करके जाना, सारी स्टेट के करके जाना, वो आपको काम आएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, एक अमेरिकी पत्रकार, लुई फिशर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबद्ध थे किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे वो। निम्नलिखित पत्रकार से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो लुई फिशर उनका जीवनीकार है, ये आंसर हो जाएगा। 38 है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत, गुजरात। तो बिहार और बंगाल तो होगा ही, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार और संयुक्त प्रांत में था। बंगाल में इसलिए नहीं थे इस समय क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग की सरकार थी। मुख्य रूप से बिहार और संयुक्त प्रांत में हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार, यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे, जहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। और जब आज़ादी के समय जब दंगा होगा ना, उसमें बंगाल और पंजाब का मुख्य नाम आता है। ओके, और बिहार में भी अगर BPSC आप दे रहोगे तो उसमें पूछता है बिहार का सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा रहा था? तो पटना। ओके, अगला है कथन कारण कि लॉर्ड नीथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण है कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। इसका कारण क्या ये होगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही, दोनों कथन और कारण सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ पर भेजा गया था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल भेजा गया था। हजारीबाग जेल में किन को रखा गया था? तो यहाँ पर JP को रखा गया था, जहाँ से वो भाग गए थे, और यहाँ से भाग के ही आज़ाद दस्ता का उन्होंने गठन किया था। और बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था। आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को रखा गया था। और गांधी जी सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंदी किया गया था। और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक में ही उनको बंदी बना लिया गया था 8 अगस्त की रात को, 0 आवर के ऑपरेशन के तहत। 42 के भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पर? तो आगा खां पैलेस हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा 42 का। 43 नंबर पर चलते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? रेल सेवा से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर।
1942 से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया, ये तो पता ही है आपको। और जनाक्रोश के इस बड़े तूफान के केंद्र थे बंगाल का मोदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, बिहार का मुंगेर जिला। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज़्यादा घटनाएं बिहार में हुई। इसमें सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिला को प्रायः 2 सप्ताह तक भारी दुनिया से संपर्क कटा रहा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मिली। आज़ाद दस्ता बनाकर इन्होंने छापामार युद्ध चलाया था नेपाल और बिहार के तराई इलाकों में। इसका आंसर ए हो जाएगा। और इनके साथ कौन कौन थे? गुप्त रूप से संगठित की, इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली प्रमुख थे। सोशलिस्ट आंदोलन 45 निम्नलिखित नेताओं से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? तो जयप्रकाश नारायण जी का नाम आएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कथन कारण भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो इसका क्या हो जाएगा? कथन कारण दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है। करो मरो का नारा किसने दिया था? अभी हमने ऊपर देखा था, रफ़ी अहमद किदवई ने दिया था पहली बार। उसको प्रचलित किया था महात्मा गांधी जी ने। कथन कारण दिया हुआ है। कथन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, बिल्कुल सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो इसका क्या आंसर होगा? ए सत्य है परंतु आर असत्य है। आरएसएस और हिंदू महासभा, डॉक्टर अंबेडकर, मुस्लिम लीग और उसके बाद अकाली दल, इन सब ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। याद रखना इन सब का नाम। डॉक्टर अंबेडकर इस समय अंग्रेजों के एक सभा के सदस्य थे, और तो इन सब ने विरोध किया था, आरएसएस वगैरह से सब ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण दिया है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया, मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। इसका क्या होगा? इसका कथन और कारण दोनों सही है। अगला है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन ही तो होगा। अरुणा आसफ अली इसी दौरान वो थी। देखो इनमें सबका नाम है अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। उषा मेहता ने बम्बई से भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। 50 है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। 50 का डी हो जाएगा। अरुणा आसफ अली भारतीय राजनीति बहुत दिन तक सक्रिय रही हैं। 1985 में इनकी मृत्यु हुई है, तब तक ये काफ़ी दिनों तक सक्रिय रही हैं आज़ादी के बाद। निम्नलिखित में किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ जुड़ी हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन, डी हो जाएगा। नीचे दिए गए सूची हैं, उनका नाम उल्लेख कीजिए, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ पर हुई थी, है ना। समानांतर सरकार, अपनी अपनी सरकार गठित हो गई थी। बलिया में चीतू पांडे थे, सतारा में भी हुआ था, और मिदनापुर बंगाल में भी हुआ था। तो इसमें देखते इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 हुआ था। इसके अलावा मिदनापुर में भी हुआ था। देखो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, और तामुलुक मिदनापुर में बंगाल दिसंबर 1942 से 1944 तक सरकार मतलब लोगों ने अपनी बना ली। सतारा है, सतारा में 1943 के मध्य से 45 तक सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, और इनका नाम क्या था? YV चौहान और नाना पाटिल थे प्रमुख नेता यहाँ पर, जिन्होंने सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। VVI क्वेश्चन है। और बलिया में चीतू पांडे की सरकार थी, अपना सरकार गठित कर लिया था इन्होंने, काफ़ी दिनों तक चला था। सबसे लंबा कहाँ पर चला था? सबसे लंबा सतारा में चला था, 43 के मध्य से 45 तक चला था यहाँ पर सरकार। ओके। निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? वर्ष भी आपसे पूछ लिया है, तो ऊपर देखो मिदनापुर में कब हुई है? 1942 में हुई है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बलिया में कब हुई है? बलिया में भी 42 अगस्त में हुआ है, और दिसंबर 42 में मिदनापुर में हुआ है, और सतारा में 43 के मध्य से हुआ है 45 तक। भारत छोड़ो के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में जिले में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया जिला में किया गया था, चीतू पांडे जी के नेतृत्व में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया जिला में। 55 का सी। कारण दिया है कथन कारण भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा था, है ना। तो कथन कारण क्या होगा? मैच होगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? अरे सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। ओके।
तो ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। केंद्रीय कार्यकारी परिषद में इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। उन्होंने एक तैयारी किया, ये दिया सरकार को बना के, और केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल में 1945 के अंत में एक चुनाव कराया जाए। संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए और संवैधानिक गतिरोध का हल। तो क्या पूछा है इसमें, आईएएस का क्वेश्चन है ये, कौन सा एक प्रस्ताव पैम्फलेट में था, तो संवैधानिक गतिरोध हल निकालना है ना, भारत के गुलामी का संवैधानिक गतिरोध से हल निकालना था। और इसमें क्या दिया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में, कब, 1944 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत और ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। आरओ का बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता था, ऑपरेशन रूबिकॉन। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, इससे पिछले साल भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, हर साल ही पूछता है इससे एक आध क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं, अच्छे से करना इसको सब लोग आप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था, उनकी जीवनी पढ़ी होंगी आप लोगों ने, स्प्रिंग टाइगर, तो मिदनापुर नहीं, कटक जिले में, उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए थे। 38 में हरिपुरा, 39 में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 39 में कांग्रेस के अध्यक्षता से त्यागपत्र दी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, 41 में जर्मनी चले गए, 43 में आईएनए का गठन, कमान संभाला। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। कितना शानदार जीवन है। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, डी आंसर हो जाएगा दूसरा का। सुभाष बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1939, त्रिपुरी कांग्रेस के बाद। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा चौथे का। पांचवा है ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मेजर आई वाची फूजीवारा का नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। आईएनए का मानसिक पुत्र था, मानसिक पुत्र पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 दिया है इसमें। कठिन क्वेश्चन आएगा, ये लोगों को नहीं पता रहता। ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फूजीवारा, आईएनए का मानसिक पुत्र दिया हुआ है। ओके। वर्ष 1941 में उत्तर मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एलबी फिट्जपैट्रिक जापान की युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदार लेने पर कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया, है ना। और ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आईवाची फूजीवारा एवं ज्ञान प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए और फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। स्पष्ट है कि आईएनए का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा ने ही दिया था, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया था। अब बाद में सुभाष बाबू इसके कमांडर बन गए थे। आईएनए किसके दिमाग को उपज थी, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोहन सिंह मारना, सुभाष चंद्र बोस मत मारना, मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, कैप्टन मोहन सिंह। यदि ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा का नाम विकल्पों में नहीं होगा तो मोहन सिंह सही विकल्प होगा। वैसे कौन थे, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा, जापानी। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1942 ईस्वी में हुई, जब भारत में उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। आईएनए का गठन मार्च अप्रैल 1942 में हुई। और वो कब शुरू हुआ है, भारत छोड़ो तो अगस्त में शुरू हुआ, तो उससे पहले आईएनए का गठन हो चुका था। सीक्वेंस लगाने में दे, इसको याद रख लेना। लेकिन औपचारिक घोषणा कब हुई है, औपचारिक घोषणा हुई है सितंबर 1942 ईस्वी में।
ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन और प्रतिनिधि समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारा मिल जाएगा आपको, आप पढ़ लेना इसको पीडीएफ में से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह थे प्रथम सेनापति। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था। औपचारिक गठन 1 सितंबर को हुआ था। औपचारिक गठन 1 सितंबर को हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। याद कर लेना क्योंकि सीधा सीधा पूछता है, मैं बहुत बार देखा है मैंने। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, कब की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। और 21 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से तिरंगा भी भाषण भी दिया था पिछली बार, है ना? तो 1943 को की गई थी, 21 अक्टूबर 1943 को। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। कहाँ पर? सिंगापुर में। ये भी पूछा है कितनी बार। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। ये आंसर हो जाएगा। 1943 आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई कहाँ पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तात्कालिक मलय में, उस समय मलय प्रायद्वीप था, उसमें आई थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ओके, आगे चलते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, वही जिन्होंने हार्डिंग पर बम फेंका था फिर भाग गए थे। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून, म्यांमार में है रंगून। निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? राशिद अली, शहनवाज, पीके सहगल, बीसी दत्त। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, बीसी दत्त, व्योमेश चंद्र दत्त। ओके, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी सैनिकों को गिरफ्तार कर रखा गया। और इसमें क्या है? इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह, शहनवाज को फांसी की सजा दी गई। राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास की सुनाई गई थी। बीसी दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। राशिद अली को 7 वर्ष की फांसी की सजा दी गई और मुकदमा किस पर चलाया गया था? प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह और शहनवाज। आईएनए मुकदमा लाल किला में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये बीपीएससी में पिछले बार भी पूछा 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस को से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार बीपीएससी 2016 क्वेश्चन है, तो शीलभद्र याजी थे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन भी किया था इन्होंने। जर्मनी के तानाशाह से भी मिले थे। ये सब पढ़ा है आपने। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष बोस ने ही की थी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड का भी इन्होंने स्थापना किया था। निम्नलिखित में किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था देश का नायक। और पहली बार महात्मा गांधी को बापू शब्द कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष बाबू ने ही किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जय हिंद का किसका नारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था। ये देखो यहाँ पर पढ़ देता हूँ। 1938 सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बनने के बाद गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में देश के नायक उपाधि से सम्मानित किया। जब 1938 में वो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, है ना। 39 में त्रिपुरी संकट आया है, उससे पहले अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी उन्होंने देशभक्तों का देशभक्त भी कहा था। ये दोनों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसका आंसर बी हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945, 11 नवंबर 1945, 10 नवंबर 1945, 5 नवंबर 1945। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष की कारावास का दंड दिया गया था? अभी हमने पढ़ा राशिद अली को। ओके, राशिद अली को दिया गया था। अब देखो यहाँ से पिछले साल का क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ। इनको राशिद अली को 7 वर्ष का दिया गया। और 3 अभियुक्त कौन थे आईएनए केस में? प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शहनवाज को फांसी की सजा दी गई। और आगे देखो, आज़ाद हिंद फौज के बचाव समिति का गठन किया। यहाँ से बीपीएससी का पिछले साल का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस भी पूछा है कितनी बार। तो उस बचाव समिति में कौन कौन थे? भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में। कौन नेतृत्व में? भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली, जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे।
सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन 3 लोगों को जो फांसी की सजा दी गई थी उसको माफ़ कर दिया था। इसको आप लोग याद रखना। क्या इसमें मुस्लिम लीग ने इन लोगों का आईएनए के कैदियों का समर्थन किया था? हाँ किया था। कांग्रेस ने किया था? हाँ किया था। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? इसमें से कौन थे? तो मोहन सिंह नहीं थे, बाकी गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी मैंने पढ़ा, अभी कौन थे? भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में सारे वकील गए थे उनके बचाव के लिए। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ये पूछा है आपसे। CR दास, मोतीलाल नेहरू, सर TP सप्रू, तेज बहादुर MA जिन्नाथ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तेज बहादुर सप्रू। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे में पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं की थी? ये पूछा है, बार बार पूछेगा आपसे। भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में ही हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, काटजू भी थे। इसका आंसर C हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? फिर से MP में भी पूछा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भूलाभाई देसाई, D। इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। 29 अग्नि में से 1945-46 दिल्ली में हुआ आईएनए के मुकदमे के पक्ष में वकील पेश हुए थे। देखो 66 BPSC पे का है ये। मुकदमे में पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूलाभाई देसाई थे। दिल्ली के लाल किले से प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था। कब चलाया गया? 1945 में। आईएनए का अधिकारियों का मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। क्यों किया था इन्होंने? तो लाल किला में इसलिए किया था ना, ताकि इनको जब हम सजा दे तो देश में एक मिसाल बन सके, लेकिन वो बैकफायर कर गया, उल्टा हो गया। पूरे देश ने इनसे कैदियों का समर्थन किया था। वर्ष 1945 के प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। तो कौन कौन सा इसमें सही होगा 1945 में? इसका सीक्वेंस में लगाना है आपको, है ना, या नहीं सीक्वेंस में नहीं लगाना है। आपको पूछा इनमें से कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। वेवेल घटना हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था और आज़ाद हिंद फौज का हुआ था। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ है। इसको अंतिम कील कहा जाता है अंग्रेजों के ताबूत में, है ना। देखो नौसेना विद्रोह कब हुआ है? 18 से 23 फरवरी 1946 को हुआ है। वेवेल योजना 1945 में आया। वेवेल योजना के बाद ही तो शिमला सम्मेलन बुलाया गया था, और शिमला सम्मेलन के बाद नौसेना विद्रोह होगा, और नौसेना विद्रोह 46 में होगा, और नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा होगा। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने बताया भी है सबको। CR दास, चित्तरंजन दास को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। देशबंधु चित्तरंजन दास। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? D, जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना 1946 से संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताओ। सब लोग बहुत बार पूछा है, बहुत ही बार पूछा है, आप सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा, सर P लॉरेंस। पढ़ देता हूँ मैं इसको। पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए शिष्टमंडल भेजने का निर्णय किया, और इसके अध्यक्ष भारत के मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और अन्य 2 सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। इन दोनों का भी नाम इसलिए याद रखना क्योंकि UKPSC ने पूछा कि कौन शामिल नहीं था क्रिप्स मिशन में, है ना, इसी बार पूछा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सर P लॉरेंस पहले का। दूसरा 1946 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था नेतृत्व। तीसरा है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? देखो आ गया ना क्वेश्चन। पैथिक लॉरेंस, वेवेल, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। तो वेवेल नहीं थे। वेवेल के समय तो वेवेल योजना आया था 1945 में। निम्नलिखित में किस 1946 से कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। चौथे का C आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कैबिनेट क्रिप्स मिशन आया सबसे पहले, उससे पहले आया था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बाद आया था तुम्हारा वो क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन के बाद आया वेवेल योजना। वेवेल योजना के बाद आया कैबिनेट मिशन। इन सबको सीक्वेंस में याद रखना। निम्न से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? त्रिस्तरीय, 3 स्तर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन में दिया गया 3 स्तर का। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 से पहुंचा। मार्च 1946 याद रखना। इस मिशन के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इनमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की, और प्रांतों को अ, ब, स 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। ओके,
अगला, निम्नलिखित में से 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था, निम्न से कौन इसका सदस्य नहीं था? A.B. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड किप्स, लॉर्ड एमरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। 8वां, निम्न से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका क्या हो जाएगा? जॉन साइमन इसका सदस्य नहीं था। 9, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो इसका हो जाएगा विलियम वुड सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड किप्स, बार बार मैं कह रहा हूँ, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड किप्स, A.B. अलेक्जेंडर तीनों सदस्य थे। इसका प्रस्ताव मार्च में आया। देखो ये दिया है कथन, IAS में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी। इसमें भारत के विभाजन की बात नहीं की गई थी कैबिनेट मिशन में। इसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? कैबिनेट मिशन से है। थोड़ा सा ब्लर हो गया है। भारत की एकता बनाए रखी जाए, इसकी घोषणा में क्या सब था? भारत की एकता बनाए रखी जाए। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी गई, ये भी सही है। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासत भी शामिल होंगे, बिल्कुल सही। संविधान निर्माती संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं या देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, तो ये 4 इसमें प्रस्ताव थे। और इसी के बाद डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था इन्होंने, पूरे देश में दंगा फैला दिया था मुस्लिम लीग ने। कैबिनेट मिशन योजना के विषय निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 11 नंबर क्वेश्चन है। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, तो यही सही नहीं है। 11 का सी हो जाएगा गलत। निम्नलिखित में किसने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें बार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाएंगे? तो कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा ये सुझाव दिया गया था। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं ये बताना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है इनमें एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की गई थी। इसमें भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया। इसमें ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया गया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? IAS में ही ऐसे क्वेश्चन पूछता है, केवल 1 सही है, बाकी दोनों का कोई जिक्र नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसके मैंने पढ़ ही दिए थे ये सारे आपको पॉइंट्स। और 100 में भी बांटा गया उसके बाद भारत को, है ना। मुस्लिम बहुत संख्य प्रांत को अलग किया गया, वर्ग बॉ बना था, है ना, 100 बना था, असम होंगे, बंगाल असम सब होंगे। इसको पढ़ लेना आप डिटेल में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो अभी मैंने बताया, ये आंसर हो जाएगा इसका। कब आया था वो? देखो बार बार आया है। 16 मई 1946 को प्रकाशित हुआ था और 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। इसमें आंसर में है क्या? मार्च 1946, एक में भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सारे देखो 1942 लिखे हुए हैं। क्रिप्स के लिए इन्होंने पूछा होगा, बाद में कैबिनेट लिख दिया होगा ऊपर। चलो जो भी है याद रखना इसको। मार्च 1946 कथन कारण दिया है कि वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित नेताओं से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी कैबिनेट योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। इसको VVI करके याद कर लेना आप लोग। उन्होंने बोला था यह योजना इस समय के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। वह कौन सा कांग्रेस सदस्य था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? आपको ये पता होना चाहिए। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया है। उस समय कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, और उन्होंने वेवेल योजना दोनों से बात की थी। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अभी पढ़ा मैंने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। लगातार 3-4 वर्षों तक रहे थे। ओके, अब है संविधान सभा 1946। बेहतरीन टॉपिक, इससे हर साल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखते हैं अभी कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, है ना। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1935, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदल सम्मेलन 1946। तो किसने प्रस्तुत किया था सबसे पहले? तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में सबसे पहले संविधान सभा की बात की थी। अगला चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। और पता ही आपको 1924 में नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था, और इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. राय ने किया था। इस विचार को मूर्त रूप देने के कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सबसे पहले राय किसने दिया था? M.N. राय ने, और जवाहरलाल नेहरू ने इसको मूर्त रूप दिया। और इसके बाद दिसंबर 1936 के फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था, संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। ओके ना। M.N. राय, मानवेंद्रनाथ राय भारत में कम्युनिस्ट नेताओं में से आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ताशकंद में उन्होंने भारतीय CPI की गठन की थी। आप लोगों ने पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर में, जाकर देख लेना। पिछला वीडियो जरूर देखना, पिछला वाला वीडियो कंप्लीट करके जाना। कांग्रेस 1885 से लेकर 1947 तक, ये अगर करके गए तो 60% क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के इसी से आते हैं, विद्रोह वगैरह छोड़ के। विद्रोह का भी मैंने करवा दिया है 250 करीब में क्वेश्चन।
उसको करके चले जाना, विद्रोह में से एक भी गलत नहीं होगा। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था भारत के संविधान सभा का गठन। 24 मार्च 1946 को आया था ये। निम्नलिखित में किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा गठन का विचार दिया? तो इसका आंसर सी हो जाए, कैबिनेट मिशन ने दिया था। और इसी की योजना के तहत भारत का संविधान सभा बना था। आपको पता होना चाहिए 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि, डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से लोगों को नहीं चुना गया। जो प्रांतीय विधानसभा थे वहीं से सदस्यों को चुन के भारतीय का संविधान सभा बनाया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? तो अभी मैंने बोला 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना गया संविधान सभा में। 3 वर्ग माने गए थे, आम, मुस्लिम, सिख, मुस्लिम एवं सिख, है ना। मतदाताओं के 3 वर्ग माने गए थे, आम लोग, मुस्लिम लोग और सिख लोग, मेन 3 ही वर्ग माने गए थे। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। 5 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला संविधान सत्र हुआ था। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया था। उससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अध्यक्ष थे। सबने पढ़ा है। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। 15 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई थी। उससे पहले 15 अगस्त को संप्रभु संविधान सभा घोषित की कि हम संप्रभु हैं, हम अपने फैसले खुद से लेंगे। यहाँ पर वर्ष 1946 से प्रांतीय सभाओं द्वारा क्या है क्वेश्चन, कौन से सही हैं इनमें से आपको बताना है। सही है, आपको ये बताऊँ। 1946 के प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, सरदार पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। भारत के संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, एडॉप्टेड किया गया। इसका क्या आंसर सही होगा? इसका केवल यही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अगले पर चलते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो भारत के इसमें से किसके साथ जुड़े हुए? किसी के साथ भी नहीं जुड़े हुए थे वो, इनमें से किसी के भी साथ नहीं। वैसे वही होना चाहिए। तो वैसे सच्चिदानंद सिन्हा का भारत छोड़ो आंदोलन पता नहीं किस हिसाब से उनका नाम दिया है, किसी के साथ नहीं होंगे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। बीपीएससी ने आंसर माना है इसको, इसलिए सही मानना। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसको सही मान के चलना। एक जगह यूपी का मैंने क्वेश्चन देखा जिसमें डी आंसर दिया था, वो किसी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे, है ना। तो अगर बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो भारत छोड़ो आंदोलन मार के आना। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे और बिहार राज्य को अलग प्रांत बनाने के लिए भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। और क्या, और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये आंसर हो जाएगा 9 का। 10 है, निम्न से किसने ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत के सदस्य में संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? तो इसका क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर जी पहले अध्यक्ष थे, स्पीकर असेंबली में। ओके, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो इसका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। यही भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। किसने? लॉर्ड वेवेल ने 1946 में। और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार गठित हुई थी। 24 अगस्त 1946 को सरकार की घोषणा। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसे प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, प्रारंभ में वो भागीदार नहीं थे। पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 ईस्वी। 24 अगस्त को नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। गठन पूछा है आपसे, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सितंबर 1946। बार बार पूछा है ये यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में। 1946 से बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा खाद्य और कृषि विभाग था। और मैं पढ़ देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है कि खाद्य और कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद, और इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश विभाग तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास ही था। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो आसफ अली। इसका आंसर सी हो जाएगा, आसफ अली। अगला है कि 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग सौंपा गया वह कौन सा विभाग था? तो उनको वित्त विभाग सौंपा गया था, फाइनेंस। लियाकत अली खां
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और कब शामिल हुई? अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। सितंबर में सरकार गठित हुई है और अक्टूबर में लीग शामिल हुई है सरकार में। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नेहरू के अंतरिम सरकार 1946 के वित्त मंत्री थे? तो लियाकत अली खान, इसका सी आंसर हो जाएगा। लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने बाद में। नेहरू लियाकत समझौता भी है, आपने पढ़ा होगा, आज़ादी के बाद हुआ है। कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो अभी हमने किया, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, बी.डी. अम्बेडकर अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन हुई। कैबिनेट मिशन योजना के अंतरिम सरकारी घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी और इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गजनफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल, उसके बाद सी राजगोपालाचारी, DC एवं H भाभा शामिल थे, है ना। और इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे। लीग के 5 सदस्य इसमें कांग्रेसियों शरद चंद्र बोस, साफत अहमद खां और सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे। B.D. अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे, B.R. अम्बेडकर। निम्नलिखित में कौन सितंबर 2, 1940 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लियाकत अली खां और अबुल कलाम आज़ाद। सितंबर 2, 1946 को पढ़ देता हूँ मैं। और 2 सितंबर को उसमें अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे, है ना। लियाकत अली खान भी नहीं थे, अक्टूबर में शामिल हुए हैं ये। अगला है कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1946 के चुनाव की बात कर रहा है, 1946 का चुनाव। 1937 का चुनाव कल हम कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो हिस्ट्री का जरूर जाके देखना और साइंस और ज्योग्राफी का भी प्रीवियस वीडियो जरूर जाके देखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई मनाया था। पूरे देश में दंगा फैल गया था, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। वायसराय का अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और प्रभु संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की थी और उसके बाद सीधी कार्रवाई मनाया था। नोआखली दंगों का प्रमुख केंद्र था। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पहला क्वेश्चन है इससे कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? वहाँ पर किस पार्टी की सत्ता थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, लेबर पार्टी। ओके। और क्लीमेंट आर एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 45 से 51 था। भारत के स्वतंत्र होते इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। तीसरा, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कब की थी उन्होंने? तो फरवरी 1947 में ही कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, तो क्यों आए थे ये? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ कि भारत टूटे ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? तो माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी किसका? तो देश के विभाजन का भी होगा और सत्ता हस्तांतरण का भी होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो अभी हमने देखा तो जुलाई 1947 में पारित किया गया था। 1947 में जुलाई में पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट माउंटबेटन योजना का अनुरूप पारित किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ? तो जुलाई 18, 1947 से प्रभावी हो गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। 9 का आंसर सी हो जाएगा। भारत के विभाजन संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो सरकारी तौर पर डेट पूछता है आपको बार बार MP के एग्जाम में भी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 जून 1947। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी और कारण दिया है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, तो इसका क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। दोनों ही कथन और कारण दोनों सही हैं। वो इस लायक नहीं थे कि उपनिवेश बना कर रखा जाए, इसीलिए उन्होंने हमें आज़ाद किया था। कथन एक स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। कारण दिया कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुसत्ता संपन्न शासकों ने की थी, तो इसका क्या हो जाएगा? 12 का आंसर 12 का हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्र स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? वहाँ पर तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 1947, इसको याद रखना आप लोग, बार बार पूछा है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया और इसके पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। तो इसका आंसर 18 जुलाई 1947 हो जाएगा। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसके का? तो माउंटबेटन का था बाल्कन प्लान, कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कार की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया था। 15 अप्रैल 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि तो सी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे वो, है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। इसलिए नहीं कि वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, अपितु सांप्रदायिक दंगों को बढ़ते खतरों से निपटने का सही विकल्प यही था कि भारत को विभाजित कर दिया जाए, नहीं तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी। भारत के विभाजन के विकल्प रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे क्या होगा, माउंटबेटन क्या सुझाया था? नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। गांधी जी ने क्या सुझाया था? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा कि जिन्ना को आप सरकार बुलाने के लिए बुलाइए, उनको सरकार बनवा दीजिए ताकि भारत एक रहे, है ना। नेता क्या है कि लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए अंतरिम सरकार का पूर्ण रूपेण। परंतु गांधी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से करना पड़ेगा, जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो भारत पाकिस्तान का सीमा तय करने के लिए। तो भारत बांग्लादेश का भी सीमा रेड क्लिफ कमेटी ही है, क्योंकि उसमें बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। भारतीय विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेड क्लिफ ने की थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतरिम अवसर समाप्त हो गया था कब? ट्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालाचारी फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम वो भी चला गया। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रभाव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, आचार्य JB कृपलानी जी इसके अध्यक्ष थे। कौन सा अधिवेशन हुआ था? दिल्ली अधिवेशन 15 जून 1947 को हुआ। इसमें भारत के विभाजन को स्वीकृत कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा और JB कृपलानी ने कांग्रेस के अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया 1947 नवंबर में। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने रहे। 1948 से कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। 1950 में नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन बने। इसके बाद 51 से 24 तक पंडित नेहरू ही इसके वो रहे कांग्रेस अध्यक्ष। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? JB कृपलानी जी ने की थी और इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया, फिर राजेंद्र प्रसाद जी बने। नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद जी ने समर्थन किया था। डी आंसर। ये बहुत बार पूछा है BPSC में भी। निम्नलिखित में किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन का प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था? तो किसने कहा था ये? तो डॉक्टर किचलू ने। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक के विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था और ये विभाजन के प्रबल विरोधी थे। और भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे डॉक्टर किचलू। अगला है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में किसने मतदान किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने मतदान किया था विपक्ष में। और ये कहाँ पर थे? इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय इन्होंने चलाया था, पता होगा आपको। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। कि साथ ही डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने मतदान किया था विपक्ष में। भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत जी ने पेश किया था। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया, जो पहले विभाजन के विरोधी थे, और पटेल नेहरू ने भी प्रस्ताव का समर्थन ही किया था, क्योंकि ये
देश में दंगे को टालना चाहते थे। 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो इसका हो जाएगा संविधान सभा ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गिंद हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, तो डी हो जाएगा, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने गाया था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने? तो गवर्नर जनरल ने की थी। पहले अवसर पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। और इसके बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो सी राजगोपालाचारी राजा जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो सी राजगोपालाचारी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका ए आंसर हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। 31 है, स्वतंत्र भारत का अंतरिम गवर्नर जनरल कौन था? 31 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, अंतरिम गवर्नर जनरल पूछा है तो सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी, इसका आंसर ए हो जाएगा। 33 है कि भारत के प्रथम और अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अंतरिम, तो सी राजगोपालाचारी ही थे। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति बनेंगे राजेंद्र प्रसाद। भारत का अंतरिम वायसराय तो सी राजगोपालाचारी होगा, सॉरी अंतरिम वायसराय पूछा है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतरिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभाला। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? B.R. अम्बेडकर थे। गांधी जी के कहने पर इनको विधि मंत्री और प्रारूप समिति का सदस्य भी, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। NCERT पढ़ना, उसमें ये फैक्ट लिखा हुआ है। अगला है कि बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? भारत के राष्ट्रपति पद की बात कर रहा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर S. राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर V.V. गिरी। और पढ़ देता हूँ मैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद 50 से 62 तक रहे थे। फिर S. राधाकृष्णन दूसरे 62 से 67 तक रहे। जाकिर हुसैन तीसरे 67 से 69 तक, और V.V. गिरी 69 से 74 तक राष्ट्रपति रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में। तो किसने कांग्रेस का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की गई थी? लोक निर्णयार्थ संस्तुति की गई थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी में, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। ओके। अगला है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, JB कृपलानी जी थे, आचार्य JB कृपलानी। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। 40 है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, JB कृपलानी जी अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो JB कृपलानी जी ने ही की थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष, तो डी हो जाएगा, JB कृपलानी जी। 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो महात्मा गांधी उस समय दंगों को शांत करने में लगे हुए थे, नोआखली जैसे जगहों पर टहल रहे थे। 44 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का 1930 का आपको याद होगा, 1929 का कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 का, और उसके बाद 1930 के 26 जनवरी को कांग्रेस ने पहली बार देश का झंडा फहराकर पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषणा की थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके। अगला है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, तो इसका किसका था? R. कोपलैंड का था। भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति है, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति है जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया, उसका गला घोट दिया था। ओके। निम्नलिखित में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये किसने कहा था? तो KM पन्नीकर जी ने कहा था ये। ओके। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा कौन था? तो अंग्रेजी महाराजा था जॉर्ज सस्टम। ये क्वेश्चन JPSC में पूछा है, झारखंड PCS में।
भारत का संवैधानिक विकास वीवीआई टॉपिक है, ये आपको पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में काम आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 में पारित किया गया था, आपको पता है। इसके द्वारा पहली बार वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया था, बम्बई या मद्रास प्रांत को उसके अंदर ला दिया गया था। और फिर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। पहला क्वेश्चन था। दूसरा है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? इसका आंसर सी हो जाएगा, 1773 ईस्वी। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1773। चौथा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया? तो अभी मैंने बताया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सृजित किया गया। और भारत का गवर्नर जनरल कब बने हैं? पहले तो विलियम बेंटिक बने हैं 1833 ईस्वी के आसपास, 1833 के एक्ट के बाद। और भारत का पहला वाइसराय कब बने हैं? तो 1858 के एक्ट में कैनिंग बना है पहली बार। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये प्रावधान था कि बिहार में एक प्रांतीय सभा बनाया जाएगा, और 1774 ईस्वी में प्रांतीय सभा का गठन हुआ था। बीपीएससी वाले ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? अभी मैंने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। इम्फे का नाम याद होगा आपको, इलेजा एम्फे, जो वॉरेन हेस्टिंग्स का दोस्त भी था, वो उसको पहली बार वहाँ का न्यायालय बनाएगा, चीफ जस्टिस बनाएगा भारत का। नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। इसको किस किस के रूप में काम करना था? तो न्यायालय और देश की विधि न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय, सबका काम करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया। एलिजा इम्फे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। तो एलिजा इम्फे पहले सीजीआई था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो 1700, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 में उसका गठन हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्फे थे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था? अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का निर्णय कौन सा एक्ट होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1786। आपको पता होगा जब कर्नवालिस भारत आने वाला था तो उससे पहले 1786 का एक्ट स्पेशली उसके लिए पारित किया गया था, कर्नवालिस के लिए। और उसको सेनापति का भी मुख्य शक्तियाँ दे दी गई थी। सेनापति का भी, भारत का गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ मिल गई थी, और अपने परिषद के निर्णय को ख़त्म करने का भी, ना मानने का भी उसको शक्ति दे दिया गया था कॉर्नवालिस को। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया था? तो बी हो जाएगा, 1786 का एक्ट स्पेशली इसी के लिए पारित किया गया था। 10 का बी हो जाएगा। 11 एक 1793 के विनियम द्वारा कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। केवल संग्रहकर्ता, मतलब कर संग्रहकर्ता, अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियम का कारण क्या था, ये आपसे पूछा है। तो 11 का आंसर क्या दिया है? 11 का आंसर सी दिया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया, और वह महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है ना। और भारतीय प्रशासन का जन्मदाता भी इसी को कहा जाता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया था इसने। कलेक्टरों को सिर्फ टैक्स वसूलने का काम दिया गया था, इसीलिए कलेक्टर नाम होता है उसका। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया कब? 1813 ईस्वी में एकाधिकार समाप्त किया गया। 1813 के द्वारा पहली बार 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर व्यय करने का भी प्रावधान किया गया था, और इसके साथ ही मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने के भी लीगल रूप से छूट मिल गई थी 1813 के एक्ट में ही। और 1813 एक्ट में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन, इन 2 चीज़ों पर उसका एकाधिकार बना रहा। चाय और चीन के साथ व्यापार पर, बाकी सारे उसका अधिकार खत्म कर दिए गए व्यापार संबंधी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का एक्ट होगा। और 1833 में चाय और चीन पर भी एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने में निम्नलिखित कौन सा एक कारण था? इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी? नहीं, इसको शुरुआत किया गया था, तो पहला तो गलत ही हो गया। सी हो जाएगा, इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। अभी मैंने बताया 1 लाख रुपए रखा गया। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न से कौन सा एक प्रावधान नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गवर्नर जनरल की काउंसिल को विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये प्रावधान नहीं था। पहली बार कौन बना है? तो मैकाले बना है। 1833 के एक्ट के बाद पहली बार विधि सदस्य बना है गवर्नर जनरल की काउंसिल का।
विधि आयोग पहली बार मैकाले की अध्यक्षता में ही गठित की गई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा 16 का। 17 पे चलते हैं। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा 1919 ईस्वी। भारत और इंग्लैंड में एक साथ लोक सेवाओं की परीक्षा आयोजित करने का। ओके, अगला क्वेश्चन है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। तो सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 में। 1833 में पहली बार चर्चा किया गया था कि भारत के लोगों को ही बिना धर्म नस्ल के भेदभाव के हम नौकरी देंगे, लेकिन इस सिद्धांततः स्वीकार किया गया एक्ट बनाकर 1853 में। निम्नलिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? क्रियाशील विधान परिषद, ऐसा विधान परिषद जो कार्य करे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 के एक्ट के तहत पहली बार किया गया था गठन। अगला, निम्नलिखित में किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतरिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई थी? तो कब से सहमत हो गई थी वो? तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 में। 1919 के एक्ट में आया था, 1922 से ये चीज़ शुरू हो गया था। और 1950 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग, FPSC इसका नाम था, फेडरल करके नाम था, उसको UPSC किया गया। UPSC कब नाम पड़ा है? 1950 में नाम पड़ा है। पढ़ देता हूँ मैं इसको कि 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भारत में आयोजित होने लगी। इसके पूर्व यह इंग्लैंड में आयोजित होती थी। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1935 का अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया 1937 से, और 1950 में इसका नाम बदला गया। JPSC जो होता है और स्टेट PCS भी होता है, इस सब का गठन 1919 एक्ट के तहत ही किया गया था। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 का अधिनियम हो जाएगा। ईसाई मिशनरी 1813 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो नियम अधिनियम, और नियंत्रण परिषद की स्थापना हो जाएगा 84, और सर्वोच्च न्यायालय 1973 हो जाएगा। तो B का 1, A का 2, C का 3, D का 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर B हो जाएगा। A का 2, B का 1, C का 3, D का 4। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से मैच करना है आपको। रेगुलेटिंग एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 73, एक्ट ऑफ 1858, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, तो ये कब किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया था 1884 में। भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो ये कब किया गया था? तो 1813 में किया गया था। कंपनी के शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को तो 1858 में किया गया। कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी समाचार पत्र और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को सौंपने हैं, तो ये हो जाएगा 1873। ओके, इसका आंसर ये हो जाएगा। A का 2, B का 4 है, B का 4 है, अभी हमने किया। B का 4 होगा, A का 2 होगा, और C का 3 होगा, अभी हमने मैच किया, और D का 1 होगा। अगला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो चाय और शक्कर कभी नहीं था, चाय और चीन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया कब? तो 1833 के एक्ट के तहत। 1813 में तो बना कर रखा गया था चाय और चीन पर, 1833 में वो भी छीन लिया गया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित किया गया, कब किया गया? 1858 के एक्ट के तहत। भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया, तो 1853 होगा क्या? और दूसरा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। पहला क्या हो जाएगा? 1833 में ख़त्म कर दिया गया था पूर्ण रूपेण। 1853 में एकाधिकार खत्म किया गया था, 1833 में पूर्ण रूपेण खत्म कर दिया गया। निम्नलिखित किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बहुत बार पूछा है, अध्यादेश जारी कर सकता था 1861 के अधिनियम के तहत पहली बार। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया निम्नलिखित में किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति, अभी जो मंत्रालय देखते हो ना, गृह मंत्रालय अलग, रक्षा मंत्रालय अलग, वित्त मंत्रालय अलग, ये किस समय शुरू किया गया था? ये भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ही शुरू किया गया था। इसको क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहा जाता है। पोर्टफोलियो प्रणाली है ना, हर काम अलग अलग आदमी करेगा, नहीं तो पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल ही सारा काम करता था।
तो इसका आंसर 1861 हो जाएगा ए। 30 है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई? तो पहली बार 1892 के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। बजट पर उनके विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने या सदन में मत विभाजन करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया 1892 में। निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो 1892 में परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। 32 है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के एक्ट कब कब पारित किया गया? तो 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में पारित किया गया। पूरा प्रेस से संबंधित अगर आपको क्वेश्चंस करने हो और देखना हो तो प्रेस पर पूरा मैंने लेक्चर लिया हुआ BL ग्रोवर की बुक से, उसको आप जाके देख सकते हैं। 1835 में सर्वप्रथम प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया था। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिट्टन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया और एक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1908 में एक्ट पारित किया था, है ना। ये सारे हैं। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1861 में की गई है और सबसे पहली बार कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। भारत और ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला था? तो 1909 का एक्ट जो है उसके बाद 1919 का 10 साल बाद ही आ गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पहली बार मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया था। 1919 में सिख और आंग्ल भारतीयों को भी दे दिया गया। 1935 में दलितों को भी दे दिया गया, महिलाओं को भी। 35 का सी आंसर हो जाएगा, 35 का बी आंसर हो जाएगा। 1909। निम्न से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ये एक्ट लागू हुआ है 1919 एक्ट 1919 भारत में आया है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा तात्कालिक भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। यही फिर बाद में 1919 एक्ट के तहत भारत में आया, 1919 का भारत शासन अधिनियम। द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? बीपीएससी में बहुत बार पूछा है, तो सर लियोनिन कॉर्टिस को। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने थे ये, है ना। और द्वैध शासन कहाँ पर लागू किया गया था? 1919 के तहत। 1919 के तहत प्रांतों में लागू किया गया था द्वैध शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 40 नंबर की। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने, तो इसका हो जाएगा लॉयड जॉर्ज थे प्रधानमंत्री इंग्लैंड के। इसको याद रखना, ये रेयर क्वेश्चन में आता है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई? अभी मैंने बताया 1919 के तहत लागू की गई थी। और केंद्र में लागू की जाएगी 1935 का अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्देशित करता है? तो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रगम विभाग आप पढ़ते होंगे, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय जो होते थे वो प्रांत के जो गवर्नर होते थे उनके हाथों में होता था, और हस्तांतरित प्रांत के जो मुख्यमंत्री उस समय प्रधानमंत्री बनते थे उनके हाथों में होता था, है ना। तो 2 तरीके से चलता था। एक विधानमंडल के हाथों में होता था हस्तांतरित, और गवर्नर जनरल के हाथों में होता था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के हाथों में आरक्षित विषय। प्रांत की बात कर रहा हूँ मैं, डी आंसर हो जाएगा। 43 है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक सुधारों से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्नलिखित में किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकार को प्रस्तावित करता है। पहली बार इसी में आया था। द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई तो 1919 में पहली बार लागू की गई प्रांतों में याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ, प्रांतों में लागू की गई थी एक्ट। निम्न से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य क्या है कथन को चिन्हित करना है आपको। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो 1919 के एक्ट को चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसका आंसर यही गलत है, बाकी तीनों ही सही हैं। कथन कारण दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रीकृत ही रही। कारण दिया है कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया। तो कथन और कारण देखते हैं क्या दिया है। 47 का आंसर डी दिया है। ए तो गलत है परंतु आर सही है। जब सत्ता प्रांतों को दे दिया गया तब केंद्रीकृत कैसे रह जाएगी? यहाँ पर यही तो लिखा हुआ, एकात्मक नहीं रह गया ना, क्योंकि प्रांतों को दिया गया। आर अगर सही होगा तो ये गलत तो होगा ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49 नंबर। द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को 2 वर्गों में विभाजन था, और कारण दिया गया प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। इसका क्या हो जाएगा? 48 का ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है।
उत्तरदायी शासन की पहली बार बात ही हुई है 1919 ईस्वी में। इसको भी याद रखना आप लोग, कितनी बार यही पूछ लेता है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना पहली बार कब की गई? 1919 में। भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजित किया गया किस अधिनियम से किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 से ही भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 से भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान के खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना, इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना, ये सब सौंपा गया था भारतीय उच्चायुक्त को। 1919 द्वारा सृजित किया गया था। बीपीएससी में बार बार पूछता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में क्या सम्मिलित था? तो एक संघ का प्रावधान था उसमें, और प्रांतों को स्वायत्तता देना था, है ना। प्रांतों का द्विशासन का प्रस्ताव, ये तो 1919 का एक्ट है। तो तीसरा तो गलत हो ही जाएगा, तो ये आंसर एक ऑप्शन छाटने से आप 3 आंसर को गलत कर सकते थे। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तो ये आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। और इसमें और अगर ऑप्शन में रहता आपको साइमन कमीशन के साथ नेहरू रिपोर्ट जो बनाया गया था, इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन, इन सब पे आधारित था 1935 का एक्ट। ये देख लो लिखा हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट, ये सभी लिखा हुआ है, ये रहा। ओके। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, तो ये तो बिल्कुल सही है। 1919 में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था प्रांतों में, उसकी समाप्ति की गई थी। गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में वीटो की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना, तो बिल्कुल सही है। 1935 के अंतर्गत सर्वाधिक शक्तियां गवर्नर जनरल को ही दी गई थी। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 1 और 2 है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अधिनियम का विस्तार किया गया और समाप्ति नहीं की गई। दलितों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितनी बार, इसमें किसको किसको शामिल किया गया? अनुसूचित जाति, मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। भारतीय मुसलमान, सिख और एंग्लो इंडियन को पहले से ही था। और इसमें किसको शामिल किया गया? दलितों को शामिल किया गया था मुख्य रूप से। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया, जिसको 1919 में शुरू किया गया था। 54 है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आपको बताना है। भारतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीनों ही सही है। लेकिन कभी संघ बन नहीं पाया क्योंकि देशी रियासत भारत के संघ में शामिल नहीं हुए थे। इसके प्रावधान था संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, केंद्र में प्रांतों को द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन की व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? इसके द्वारा क्या होगा? ये हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ये 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे मुख्य स्रोत यही है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा ए, केंद्र में एक साथ राज्यों में द्वैध शासन, है ना। केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था, तो युक्त नहीं है, ये पूछा है आपसे। बाकी तीनों 1935 शासन के अंग थे। 1935 का अधिनियम के प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ, द्विसदनीय विधानमंडल, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांत को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, यही बस इनकी मंशा थी। डी आंसर हो जाएगा। रियासतों को जो बना के ये संघ बनाना चाहते थे उसके लिए डी ही होगा, कारण इसका यही था। निम्नलिखित में किसने 1935 का अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ये कथन याद रखना, ये बीपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी खूब पूछता है। 1935 का अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये पंचशील, प्रेरणा और गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। बाकी तो पता ही है आपको पंडित नेहरू के बारे में। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें ब्रेक तो है किंतु इंजन नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1935 का अधिनियम। 66वीं बीपीएससी परी 2020 में पूछा है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का प्रवृत्त किया गया था? संवैधानिक निरंकुशता की बात कर रहा है। ये 60 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता भी कहा जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? वीवीआई क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है। किस अधिनियम में अस्वीकार कर दिया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। 1936 का लखनऊ अधिवेशन में इसको अस्वीकार कर दिया था कांग्रेस ने, और इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था। केंद्रीय विधानमंडल का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और सी। 1926 वाला निर्वाचन और 1945 वाला निर्वाचन दोनों 1919 का अधिनियम के तहत हुआ है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, पढ़ देता हूँ मैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव 1923, 26, 30, 34 और 1945 में हुआ। केंद्रीय विधानसभा का चुनाव 1937 में हुए। प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ। प्रांत में चुनाव किसके आधार पर हुआ? 35 का अधिनियम के तहत हुआ। ज्ञातव्य है कि 1935 का अधिनियम का संघीय प्रावधान लागू नहीं किया गया था। 1935 में संघ का प्रावधान था, वो संघ कभी बन नहीं पाया। निम्नलिखित किसने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? ये वीवीआई क्वेश्चन हो गया 63। तो किसने कहा था ये? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था, बिना इंजन वाली कार और गुलामी का पत्र। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा बी, राज्य की नीति निदेशकता। तो डीपीएस जो पढ़ते हैं वो 1935 का अधिनियम में भी निहित था, अनुदेश प्रपत्र के रूप में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 से भारत के संविधान में राज्य की नीति निदेशकता के रूप में समाविष्ट किया गया। अगला है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? यूपीएससी द्वारा 18 क्वेश्चन है, तो गवर्नर जनरल को दिया गया था। अधिनियम निम्नलिखित अधिनियम किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इंडिया काउंसिल जो ब्रिटेन में होता था उसको खत्म कर दिया गया था। किसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया है? किसने कहा था ये? तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। ओके, उन्होंने अपने भाषण में कहा था, संविधान सभा के भाषण में। रेगुलेटरी एक्ट 73 दिया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रदेशों की स्वायत्ता के लिए प्रावधान, द्वैध शासन का प्रारंभ, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 73 हो जाएगा। 1909 के तहत क्या किया गया था? सांप्रदायिक का बी का 3 हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1919 है, प्रदेशों की स्वायत्ता 1935 दिया है। इसके लिए कौन सा बच गया? तो द्वैध शासन का प्रारंभ। तो 1919 में पहली बार द्वैध शासन प्रांतों में लागू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 का 4, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। रेगुलेटरी एक्ट का सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। उसके बाद से बी का 3 भारतीय परिषद अधिनियम 1909 प्रांत सांप्रदायिक निर्वाचन, सी का 2 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था प्रांतों में, और डी का 1 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रदेशों की स्वायत्ता दी गई थी, है ना। मैच कर लिया था हमने पहले इसको। और आखिरी क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज़ का, और आपको सीरीज़ कैसा लगा इसको ज़रूर बताना, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करके बताना कहीं पर कुछ गलत हुआ हो तो। आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज़ का। विविध है लेकिन अच्छा रिस्पांस नहीं कर रहे हैं आप लोग, इसलिए मैं इसको नहीं करवाऊंगा। इसमें 200 क्वेश्चन है विविध में, बेहतरीन क्वेश्चन है, खैर छोड़ो। तो ब्रिटिश सरकार शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1935 इसको ऐतिहासिक नहीं माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटरी एक्ट 33 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। 1955 लिखा हुआ, मैंने 35 बोल दिया था गलती से, 55 लिखा हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है। ये किसके लिए है? ये दलितों के लिए बनाया गया था, उस समय कानून बनाया गया था लोगों के लिए, जो जात पात को कम करने के लिए बनाया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो ये सीरीज़ ख़त्म हो गया हमारा आज। ओके, थैंक यू सो मच।